नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेके आए हैं एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष वालों की जो 812 जो आपकी सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों में कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज कर रहे थे, सर ऑब्जेक्टिव कराइए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। तो हम आपके ऑब्जेक्टिव लेके आए इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल ही हमने अपने ऑब्जेक्टिव तैयार किए गए हैं PYQ से। तो हम आपको सारी जानकारी देंगे, बस आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप देख सकते हैं जो प्रथम वर्ष से 812 सब्जेक्ट कोड होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो आपकी जो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताऊं, हमने जो नोट्स तैयार किए हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, ताकि आप इन्हें परचेस कर सकें, ले सकें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है PYQ ऑब्जेक्टिव 2020 से अब तक, यानी कि MP बोर्ड द्वारा जो 812 सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की अब तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए 2020 से अब तक, वो सारे ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे आपको। लैंग्वेज की बात करें तो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में मिलेंगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की उत्तर सहित व्याख्या दी जाएगी आपको, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर है तो वो कैसे सही है। ठीक है, और सरल और आसान भाषा रहेगी इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी पढ़ने में, आप आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो नोट्स बाय बंटी सर। तो अब आपको क्या करना है, इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, MP डीएलएड सभी विषयों के नोट्स खरीदने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर। आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सर हमें नोट्स लेने हैं, नोट्स परचेस करने हैं। तो आप परचेस कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप ले सकते हैं नोट्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नोट्स हमने कल ही तैयार किए हैं। पूरे नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं व्याख्या सहित हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चे जुड़े हमसे वो हिंदी मीडियम है, तो उनको समझ नहीं आती इंग्लिश, इसलिए उनके लिए ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं तो इंग्लिश के नोट्स परचेज कर लें। वैसे ऑल सब्जेक्ट ले लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले लो आप, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। तो आपके ऊपर है, आप जैसा लेना चाहें वैसे आप मिल जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कम समय बचा है तो आप नोट्स पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है तो सभी जगह शेयर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, लेसन प्लान इज प्रीपेयर्ड फॉर टीचिंग ए पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पे साथ में ही आपको देख सकते हैं, आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही होगी, बहुत सारे बच्चों को बहुत ना के बराबर समझ में आती है। अब आप हिंदी पढ़ के इसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पाठ योजना एक विशेष पढ़ने के लिए तैयार की जाती है, तो किसे पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है, तो विशेष यानी लेसन को पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। लेसन यानी कि पाठ, लेसन क्या होता है, पार्ट होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताए जा रहे हैं और आप इन्हें समझने में आपको इन्हें आसानी मिलेगी, बहुत आसानी से आप इन्हें समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें टॉपिक होता तो इसमें हम टॉपिक करते सबसे पहले। अगर इसमें टॉपिक ऑप्शन में होता तो हम टॉपिक भी करते, वो भी राइट आंसर होता आपका। ठीक है, इसमें अभी लेसन प्लान है, टॉपिक नहीं दे रखा है, तो लेसन प्लान एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए भी तैयार किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा का ग्राफिक पहलू क्या है। तो अंग्रेजी भाषा का ग्राफिक पहलू यानी लिखने वाला, यानी कि राइटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है। ठीक है, दोनों भाषा में आप समझ सकते हैं। द ओल्डेज मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, द ओल्डेज मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। अंग्रेजी पढ़ाने की सबसे पुरानी विधि आपको बतानी है। तो ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इनमें से एक सही होगा, यानी कि संप्रेषणीय उपागम। यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, कम समय बचेगा, बाकी का आप ये PDF परचेस कर लेना, PDF पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इन चारों में से जो सबसे पुरानी विधि है वो ग्रामर ट्रांसलेशन विधि है। ठीक है,
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। अब क्यों सही है, यहाँ पे ये व्याख्या दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या सहित आपसे लिखने के लिए बोल सकता है, तो आप इसे व्याख्या सहित समझ सकते हैं क्यों सही है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्यों सही है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि भाषण शिक्षण की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है जो प्राचीन काल से उपयोग में है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको इसमें आंसर ही आंसर बताऊंगा, आप बस इसके नोट्स वगैरह परचेस कर लें तो उसमें ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी ताकि आप इसे व्याख्या सहित समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें ओनली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और बच्चे आराम से पढ़ लें। और अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी PDFs वगैरह नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, टीम पूरी तैयार कर रही है हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ESL मीन्स क्या होता है, यानी कि ESL का अर्थ क्या है आपको बताना। ठीक है, तो ESL का अर्थ होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं ESL का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म होती है इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। तो भाषा के या द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश ईजी रहती है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर कंट्री इज कंसीडर्ड एज, यानी कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा की स्थिति मानी जाती है। तो कैसी मानी जाती है? सेकेंड लैंग्वेज में मानी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा में मानी जाती है। यहाँ पे आप ये इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्याख्या मैं आपको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इसके लिए आप नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, बस इतना समय भी नहीं है, आप इसकी व्याख्या अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड लिंगुआ, यानी कि जो लैंग्वेज है शब्द लिंगुआ से व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि जो लैंग्वेज शब्द है वो किससे बना है? लिंगुआ से बना है। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्त स्थान में लैटिन और ग्रीक, तो इसका राइट आंसर आपका लैटिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या सहित आप इसे समझ सकते हैं। द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीनिंग टंग, यानी कि टंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज शब्द जो लैटिन शब्द लिंगुआ से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ होता है जीव या भाषा। ठीक है, टंग या लैंग्वेज। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? टंग या जीव या भाषा होता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से व्याख्या सहित इसे आप PDF से पढ़ेंगे व्याख्या सहित तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप इसे अच्छे से समझते हुए पढ़ सकते हैं। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, जो आए हुए प्रश्न है PYQ जो आपको पढ़ने चाहिए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थॉट प्रोवाइकिंग क्वेश्चंस आर प्रमोट प्रोसेस इन माइंड, यानी कि विचार उत्तेजन प्रश्न मन में प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो कैसे? थिंकिंग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिंकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेमिंग और थिंकिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिंकिंग, यानी चिंतन होता है। ठीक है, सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीडिंग इज ए स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी पढ़ना अंग्रेजी भाषा का एक कौशल है। तो कौन सा कौशल है? पढ़ना कौन सा कौशल हो जाएगा आपका? ग्रेड कौशल हो जाएगा। ठीक है, रिसिप्टिंग स्किल हो जाएगी आपकी पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और समझा दूँ, चलो मैं व्याख्या सही समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे कि रीडिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल एज द लर्नर रिसीव्स एंड प्रोसेस रिटन लैंग्वेज इनपुट, यानी कि पढ़ना एक ग्रहणशील कौशल है क्योंकि अधिगमकर्ता लिखित भाषा इनपुट ग्रहण और संसाधित करता है। ठीक है, यानी कि आप जो लिखा हुआ, यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है, जो पढ़ा, आप जिस भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उससे क्या करते हैं? ग्रहण ही तो करते हैं। आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं हमारे, तो उससे क्या कर रहे हैं? आप रिसीव तो कर रहे हैं, उसे
पढ़े रहे तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, रिसिप्टिव आएगा। पढ़ना अंग्रेजी का कौन सा कौशल है, पढ़ना रिसिप्टिव कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए, सारे प्रश्नों का उत्तर हमने इजी में दिया है, बहुत ही इजी दिए हैं। जो PYQ आए हैं अच्छे से सॉल्व कराएं तो आप इन्हें नोट्स परचेस कर लें। मैं आपको एक बार नंबर नोट करा देता हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। कम से कम PYQ करो, क्योंकि ये 15 नंबर के आते हैं। PYQ ऑब्जेक्टिव 15 नंबर के आते हैं। कम से कम पैसों में ये आपको PDF मिल जाएंगी नोट्स की, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह। खाली जगह में आपको यहाँ पे भरना है जो भी आपका शब्द रहेगा। ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, समेटिव और डायग्नोस्टिक, यानी कि योगात्मक और निदानात्मक में से आपको एक इसमें खाली जगह में भरना है, ठीक है। तो एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन होता है। एवेल्युएशन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग प्रोसेस, यानी कि खाली जगह मूल्यांकन सुधार की प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान करता है। तो कौन करता है, योगात्मक करता है या निदानात्मक करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निदानात्मक हो जाएगा, ठीक है। निदानात्मक हो जाएगा। डायग्नोस्टिक यानी कि क्यों करता है ये, तो आप इसकी व्याख्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। व्याख्या पढ़ने के लिए आपको नोट्स परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पोर्टफोलियो इज ए टूल टू मेजर एरियाज ऑफ लर्नर, यानी कि पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता के क्षेत्रों को मापने का एक उपकरण है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों में से एक आपको चूज़ करके भरना है, ठीक है, खाली जगह में, यानी कि स्कॉलस्टिक या को स्कॉलस्टिक, ये दोनों में से, यानी कि हिंदी में आप शैक्षिक या शैक्षिक में से आपको भरना होगा। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा को स्कॉलस्टिक, यानी कि शैक्षिक, ठीक है। शैक्षिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है, व्याख्या पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना होता है। ये एक वाक्य वाले आपसे पूछे जाते हैं। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके 70 नंबर के पेपर में, यानी कि 5 आपके MCQ आते हैं आवाज़ वाले, उसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं, उसके बाद आपके एक वाक्य वाले आते हैं, ठीक है। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव रहते हैं आपके 70 नंबर के पेपर में। तो यहाँ पे आप एक वाक्य वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो एक वाक्य वाले प्रश्न में क्या कहता है, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म का अर्थ होता है बहुभाषावाद, ठीक है। तो बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर, बहुत ही सरल और इजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन और ए सोसाइटी टू यूज मोर देन 2 लैंग्वेज इफेक्टिवली फॉर कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, यानी कि आप इसका हिंदी में यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, यानी जो बहुभाषावाद किसी व्यक्ति या किसी समाज की दैनिक जीवन में संवाद के लिए 2 से अधिक भाषाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता होती है, ठीक है। बहुभाषावाद यानी आपको 2 से अधिक भाषा आती हैं तो आप क्या हो जाएंगे, बहुभाषावाद में आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म में, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें सारे नोट्स को। पीडीएफ नोट्स कर लेंगे, आप नोट्स परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप नोट्स में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से समझते हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इजी लैंग्वेज हिंदी भी दी है तो आपको पीडीएफ पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो नोट्स आप ज़रूर परचेस कर लें। मैं यही कहूँगा इंग्लिश वाले जो भी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है या फेल होने से डर लगता है तो आप वो नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें पढ़कर अच्छी परसेंटेज भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई पेयर वर्क, जोड़ी कार्य से आप क्या समझते हैं। पेयर वर्क यानी कि जोड़ी कार्य, तो जोड़ी कार्य के बारे में आपको लिखना है कि जोड़ी कार्य से आप क्या समझते हैं पेयर वर्क से, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे हमने बहुत ही इजी और सरल लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे, पेयर वर्क इज ए क्लासरूम एक्टिविटी इन विच एक्सटेंटली 2 स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन ए गिवन टास्क, प्रमोटिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेटिव
लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप इसे हिंदी की सहायता से समझ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप हिंदी की सहायता देखेंगे, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले वो इसे हिंदी से समझ सकते हैं और लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी, तभी आपको याद होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेयर वर्क वाला। जोड़ी कार्य एक कच्चा, यहाँ पे आप देखेंगे जोड़ी कार्य एक कच्चा गतिविधि है जिसमें ठीक दो छात्र एक दिए गए कार्य पर मिलकर काम करते हैं, जो पारस्परिक अंतःक्रिया, सहयोग और संप्रेषणीय भाषा अभ्यास को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है कि जो जोड़ी कार्य होता है वो आप उससे क्या समझते हैं, तो इसमें ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज लर्निंग आउटकम, यानी अधिगम परिणाम क्या है। अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम्स क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, कि अधिगम परिणाम क्या है, तो यहाँ पे आपको आंसर देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ए लर्निंग आउटकम्स इज ए स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट दैट describe what a student should be able to know, understand or do at the end of a teaching learning process। ये आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी शब्द है। अब यहाँ पे आप हिंदी की सहायता से समझ सकते हैं कि अधिगम परिणाम एक विशिष्ट मापनीय कथन है। अधिगम परिणाम क्या है, अधिगम परिणाम एक विशिष्ट मापनीय कथन है जो यह बताता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में एक छात्र क्या जानने, समझने या करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपके जो क्वेश्चन है अगर हिंदी वाले पेपर्स में आते हैं कि अधिगम परिणाम क्या है, तब भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने यहीं पे पढ़ लिया उसे अच्छे से। हिंदी के पेपर में भी काम आएंगे, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है इंग्लिश को छोड़कर, ये इंग्लिश में तो काम आएंगे, बाकी के अदर सब्जेक्ट है उनमें भी ये काम आएंगे। ठीक है, अगर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप ये वाली हिंदी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, यानी निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको लिखना है कि डायग्नोस्टिक जो एवेल्यूएशन है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, यानी निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है अदर सब्जेक्ट के पेपर में, तो आप लिख सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे आपको हिंदी भी मिल रही है तो आपको दोनों पेपर्स में इसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है, निदानात्मक मूल्यांकन, उसकी इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इज ए प्री असाइनमेंट कंडक्टेड बिफोर टीचिंग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, वीकनेस एंड गैप्स इन स्टूडेंट्स नॉलेज सो दैट अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स कैन बी प्लान्ड। यानी कि अब आप इसकी हिंदी की सहायता से समझेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण से पहले किया जाने वाला एक पूर्व आकलन है जो छात्रों के ज्ञान में विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों और कमियों की पहचान करता है ताकि उचित उपचारात्मक उपाय की योजना बनाई जा सके। ठीक है, आप इसे हिंदी की सहायता से यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले आप इंग्लिश को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, इसे नोट करेंगे। आप नोट करते हुए याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप इसकी पीडीएफ जरूर नोट्स में परचेज़ कर लें, नोट्स की पीडीएफ, और नोट्स की पीडीएफ के साथ साथ आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आप पीडीएफ नोट्स वगैरह परचेज़ जरूर कर लेना ध्यान से, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज CCE। तो CCE क्या है आपको बताना है। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर में पूछे तो आप इसका फुल फॉर्म भी बता सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवेल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में, और इंग्लिश में से कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवेल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन यानी सतत, लगातार। ठीक है,
और एंड माने और कंप्रेहेंसिव यानी व्यापक, व्यापक एवल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। यहाँ पे रेगुलर सतत यानी कि और कंटिन्यूस जो व्यापक मूल्यांकन होता है विस्तार से, उसे क्या बोलते हैं, उसे CCE कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आपको इसे हम अच्छे से समझाएंगे, आप इसे समझना। ठीक है, तो CCE के बारे में यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो CCE स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन इट इज ए। तो CCC क्या है, CCE इट इज ए स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ असेसमेंट दैट एवल्यूएट्स बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। इसमें स्कॉलस्टिक में आपकी एकेडमिक आ जाएगा और को स्कॉलस्टिक में आपकी पर्सनालिटी, वैल्यूज, स्किल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, द ईयर, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी की सहायता से इसे समझेंगे कि CCC का पूर्ण रूप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, इंग्लिश में कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन कहते हैं इसे। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो पूरे वर्ष निरंतर आधार पर छात्रों के शैक्षिक और शैक्षिक यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक यानी व्यक्तित्व, मूल्य, कौशल आदि दोनों पहलुओं का क्या करती है, मूल्यांकन करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम CCE कहते हैं। क्लियर, CCC ये होती है जो आपने अभी पढ़ी। आप पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, बिना नोट आपको याद नहीं होगी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि भारत में अंग्रेजी सीखने की मुख्य चुनौती क्या है, आपको बतानी। ठीक है, इंडिया के अंदर इंग्लिश सीखने की जो मुख्य चुनौती है वो आपको बतानी, जो मेन चैलेंज है वो आपको बताने। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश सीखने में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, सबसे पहले तो यही, आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो बच्चों में ज़्यादातर इंडिया के बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी यानी उचित शब्द भंडार की कमी, उन्हें मीनिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं आती हैं। तो एक कमी ये होती है अंग्रेजी सीखने में इंडिया के अंदर। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग यानी कि मातृभाषा का अत्यधिक उपयोग होता है इंडिया के अंदर, इसलिए अंग्रेजी को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने में आत्मविश्वास की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी नहीं आती, तो ये भी एक कमी है। ठीक है, अंग्रेजी सीखने का एक कारण है ये भी। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग, यहाँ पे मातृभाषा का उपयोग अत्यधिक होता है, इसलिए अंग्रेजी नहीं सीख पाते। तो ये तीनों ही कारण है इसके, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी के ग्राफिक पहलू से संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, अगली साल में रिपीट हुआ है, क्योंकि हम अभी आपको 6 साल के PYQ करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 में भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने की विधि किस पर आधारित होती है। अंग्रेजी पढ़ाने की जो विधि होती है वो ग्रामर पर आधारित होती है, बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं। व्याकरण, ठीक है, व्याकरण आएगी तभी आप पढ़ा पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अंग्रेजी। तो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, तो किस पे, ग्रामर पे। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ाने की विधि किस पर आधारित होती है, ग्रामर पर आधारित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ग्रामर हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगी, व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड्स मीन्स, यानी कि शब्दों की
वाक्य विन्यास संबंधी विशेषता का अर्थ है, तो वाक्य विन्यास संबंधी विशेषता का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्ड ऑर्डर, यानी कि शब्द क्रम हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शब्द क्रम यानी कि वर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर, यानी कि उपाख्यान अभिलेख किसके लिए रखा जाता है, तो उपाख्यान अभिलेख रखा जाता है एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, ठीक है। एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि के लिए रखा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थान वाले। द मैन यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन में से ये आपको ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, एक तो विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और सोशल पर्पस और टेक्निकल पर्पस, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक इसमें भरना है जो राइट होगा, ठीक है। क्लियर। तो द मैन एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि मुख्य खाली जगह का उद्देश्य छात्रों को वैश्वीकृत दुनिया के साथ आसान अनुकूलन के लिए सक्षम बनाना है। कैसा बनाना है, सक्षम बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिसनिंग इज ए स्किल, तो श्रवण कौशल कौन सी स्किल है आपको ये बतानी, ठीक है। श्रवण एक कौशल है, तो कौन सा कौशल आपको बताना है कि लिसनिंग इज ए स्किल, तो कौन सी स्किल है लिसनिंग कौन सी हो जाएगी, रिसिप्टिव हो जाएगी, ठीक है। यानी ग्रहणशील हो जाएगा, आप रिसिप्ट करते हैं, ठीक है। सुनकर आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सुनकर इसे क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, रिसिप्टिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको खाली जगह भरनी है। सबसे पहले खाली जगह के लिए आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और स्कीमिंग, तो इनमें से आपको एक भरना है जो सही होगा, ठीक है। तो रीडिंग मीन्स ए मिनट ऑफ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट, यानी कि पठन का अर्थ है निर्धारित गद्य पाठ का सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन करना। तो इसमें कौन सी रीडिंग आ जाएगी आपकी, गहन रीडिंग आ जाएगी। गहन यानी कि इंटेंसिव, यानी कि इंटेंसिव, इसका जो राइट आंसर है वो इंटेंसिव आएगा इस खाली जगह में, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, यानी कि गहन पठन हो जाएगा, ठीक है। गहन पठन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गहन पठन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपको ये खाली जगह भरनी है इन 3 ऑप्शन में से, यानी टेक्स्ट बुक आएगा या एक्टिविटी आएगी या प्रीवियस नॉलेज आएगी। तो इसका जो भी राइट आंसर, यानी कक्षा में कोई भी नई अवधारणा के आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। नई अवधारणा के आधार पर क्या प्रस्तुत करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक या एक्टिविटी या प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें आएगी कि कक्षा में कोई भी नई जानकारी, नई अवधारणा, पुरानी नॉलेज की बात करनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए, यानी प्रीवियस नॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवियस नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आपको नई अवधारणा स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से वो समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इसमें, समेटिव और फॉर्मेटिव, ठीक है। समेटिव है, फॉर्मेटिव, और तीसरा ऑप्शन आपका पीयर दे रखा है, ठीक है। तो एवेल्युएशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस, यानी कि मूल्यांकन किसी उत्पाद या प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा मूल्यांकन उत्पाद और प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जानकारी प्रदान करता है, तो उसमें आएगा आपका रचनात्मक, यानी फॉर्मेटिव आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव हो जाएगा। फॉर्मेटिव इसमें खाली जगह में आपको क्या बनना है, फॉर्मेटिव बनना है। तो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। यानी कि
रचनात्मक मूल्यांकन किसी उत्पाद या प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जानकारी प्रदान करता है। इसमें क्या आएगा, रचनात्मक आएगा, यानी कि इसमें खाली जगह में क्या बनना है, आपको फॉर्मेटिक बनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच कॉन्टेक्स्ट डू स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में छात्र किस संदर्भ में अंग्रेजी सीखते हैं। भारत के अंदर जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो किस संदर्भ में अंग्रेजी सीखते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन इंडिया स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, भारत में छात्र किस संदर्भ में अंग्रेजी सीखते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं, ESL यानी कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ESL पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो ESL का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो वेयर इट इज यूज्ड मैनुअली फॉर एकेडमिक एंड ऑफिशियल प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजेस। अब यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो भारत में छात्र अंग्रेजी को द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं, तो ESL का मतलब होता है द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। ठीक है, किस संदर्भ में सीखते हैं, जहाँ इसका उपयोग मुख्य शैक्षणिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, शैक्षणिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या है भाई, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, देखो क्लास से तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको नोट्स परचेस करने पड़ेंगे। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स परचेस कर लो, थोड़े से पैसे खर्च करो। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। आप ये समझिए कि DLED में आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ज़्यादा बच्चे जो 90-80 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप थोड़े से पैसे खर्च करके अच्छी परसेंटेज के लिए अच्छे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। थोड़े पैसे आप अपनी पढ़ाई पे भी खर्च कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा कंजूसी भी बेकार रहती है। आप इसे पढ़ोगे, परचेस करोगे अच्छे से, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड क्या है वो आपको बताना है। तो फ्लैश कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड। फ्लैश कार्ड होते हैं वो एक छोटे कार्ड होते हैं, स्मॉल कार्ड होते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड विद ए वर्ड, पिक्चर्स और क्वेश्चंस ऑन वन साइड एंड द आंसर ऑफ मीनिंग ऑन द अदर साइड, यूज्ड एज ए टीचिंग लर्निंग एड। यानी आप यहाँ पे हिंदी की सहायता से समझेंगे। जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो छोटे कार्ड होते हैं, जिनके एक तरफ शब्द, चित्र या प्रश्न और दूसरी तरफ उत्तर या अर्थ लिखा होता है, जिनका उपयोग शैक्षणिक अधिगम सहायक सामग्री के रूप में क्या किया जाता है। ठीक है, क्लियर, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ए लैंग्वेज लैब, यानी कि ए लैंग्वेज लैब से आप क्या समझते हैं, यानी कि भाषा प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। लैंग्वेज लैब यानी कि भाषा प्रयोगशाला। तो आप इसका आंसर नीचे देखेंगे इंग्लिश और हिंदी की सहायता से। ठीक है, और समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे ए लैंग्वेज लैब इज ए स्पेशली equipped classroom with audio visual devices that helps students practice and improve their language skills, स्पेशली यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, स्पेशली क्या है इसमें, लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी इसका प्रयोग होता है वो किसी के लिए होता है, सुनने और बोलने के लिए। ठीक है, लिसनिंग यानी कि सुनना और स्पीकिंग यानी कि बोलना। ठीक है, आप इसकी हिंदी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भाषा प्रयोगशाला है वो एक विशेष रूप से सुसज्जित कक्षा होती है, जिसमें दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं। कैसे उपकरण होते हैं, दृश्य और श्रव्य, सुनने और देखने वाले उपकरण होते हैं, जो छात्रों को भाषा कौशल विशेषकर सुनने और बोलने का क्या करता है, अभ्यास करने में सहायता करते हैं। ठीक है, विशेष यानी स्पेशल किसके लिए है, ये सुनने और बोलने की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार इन नोट्स को परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो आप अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म 5E स्टैंड फॉर, यानी कि 5E से क्या तात्पर्य, रचनावाद में 5E से क्या तात्पर्य, 5E का आपको मतलब बताना। ठीक है, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म द 5E स्टैंड फॉर, यानी कि 5E का मतलब समझेंगे आप। यहाँ पे आपसे 1 नंबर के भी लिए पूछ लेता है, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर। ठीक है, तो 5E होता है, यानी 5E यहाँ पे आप समझेंगे 5E क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5E के नाम देखें पहले। तो एक E यानी 5E है, ये 5E हैं, तो 5E का अलग अलग मतलब है यहाँ पे आप देखेंगे रचनावाद में। ठीक है,
तो पहला यहाँ पे देखेंगे एंगेज, एक ई का मतलब होता है एंगेज, दूसरी ई का मतलब होता है एक्सप्लोर, तीसरी ई का मतलब होता है एक्सप्लेन, और चौथी ई का मतलब होता है एलेबोरेट, और पांचवी ई का मतलब होता है एवेल्युएट। ठीक है, ये 5 ई का मतलब होता है, आप इसे अच्छे से समझेंगे, इन पाँचों को याद रखेंगे, ये पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा देखेंगे। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवेल्युएट विच आर द 5 स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग मॉडल, यानी कि जो रचनावाद मॉडल है उसके ये 5 ई के मतलब यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझाऊँ, यहाँ पे आप समझेंगे। रचनावाद में जो 5 ई का अर्थ है वो क्या है? संलग्न करना यानी कि एंगेज, ठीक है, और अन्वेषण करना यानी कि एक्सप्लोर, और स्पष्ट करना यानी कि एक्सप्लेन, और विस्तार करना यानी कि एवेल्युएट, और मूल्यांकन करना यानी कि एवेल्युएट। ठीक है, ये रचनावादी अधिगम के 5 मॉडल हैं। ठीक है, चरण है, यहाँ मॉडल आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, यानी निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, आपको ये बताना। ठीक है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ पे आपको समझना है, इसके आंसर को हिंदी नीचे दे रखे, हिंदी भी आपको पढ़नी है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इज ए टाइप ऑफ असेसमेंट conducted before teaching to identify the learning difficulties, weaknesses and prior knowledge of students so that suitable remedial measures can be taken। ठीक है, आप इसकी अब इंग्लिश से हिंदी समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है वो एक प्रकार का आकलन है जो शिक्षण से पहले छात्रों की अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों और पूर्व ज्ञान की पहचान करने के लिए किया जाता है ताकि उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से समझें। नोट्स परचेस कर लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ नोट्स का, एक बार नोट्स भी आप परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नंबर नोट करें सब स्टूडेंट, 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारी PDF मिल जाएंगे आपको। अंग्रेजी में पास होना है तो आपके पास PYQ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, PYQ क्या होने चाहिए? PYQ ऑब्जेक्टिव आपको आने चाहिए सारे। 2020 से लेकर अब तक जो भी पेपर हुए हैं 6 साल 7 साल के, वो सारे आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव हमने इंग्लिश टू हिंदी यानी दोनों भाषाओं में दे रखे हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और आप नोट्स पर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी है, और आपको हम बताएं कि इंग्लिश पेडागोजी आप इंग्लिश में कैसे पास होना है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is related with the graphics aspect of English? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं राइटिंग लिखना। ठीक है, राइटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीट हो रहे हैं पुराने पेपर्स में से। ठीक है, क्वेश्चन स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। राइटिंग इज द ग्राफिक यानी रिटन विजुअल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एज इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग रिटन सिम्बल्स, यानी कि मैं आपको बता दूं लिखना भाषा ग्राफिक यानी लिखित दृश्य पहलू है, क्योंकि इसमें लिखित प्रतीकों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्वेशंस इज अर्जन, किस प्रकार की प्रक्रिया? अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया आपको बतानी है। तो अर्जन जो प्रक्रिया है वो सब कॉन्शियस की है। सब कॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। सब कॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, व्याख्या आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगी ये PDF, तो आप ये व्याख्या पढ़ें अच्छे से इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इज, यानी कि स्वतः स्पष्ट सत्य का अध्ययन है। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इज, तो स्वतः स्पष्ट सत्य का अध्ययन है, यानी कि मेथड विधि। ठीक है, विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी व्याख्या क्यों सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द
गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग, यानी भूमिका निभाने का मार्गदर्शन सिद्धांत कौन सा है। मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है आपको बताना है भूमिका निभाने यानी रोल प्लेइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो इसका हो जाएगा संवाद की इच्छा, यानी कि कम्युनिकेटिव डिजायर, यानी संवाद की इच्छा हो जाएगी। प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग, यानी कि प्रदर्शन से पहले तैयारी, ये भी सही है इसका। एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, यानी स्वीकार्य भाषा होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊँ, रोल प्लेइंग इज गाइडेड बाई ऑल द 3 प्रिंसिपल्स, यानी कम्युनिकेटिव डिजायर और प्रिपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग एंड यूज्ड ऑफ एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, यानी कि भूमिका निभाना तीनों सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, यानी कि संवाद की इच्छा, प्रदर्शन से पहले तैयारी और स्वीकार्य भाषा का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी, यानी पाठ योजना के प्रारंभिक भाग में पूछा जाने वाला प्रश्न अंतिम प्रश्न होना चाहिए। यानी पाठ योजना के प्रारंभिक भाग में पूछा जाने वाला अंतिम प्रश्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, ठीक है। रोचक क्यों होना चाहिए, आप यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं, एक एक्सप्लेन देख सकते हैं कि द लास्ट क्वेश्चंस इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण मस्ट बी इंटरेस्टिंग सो दैट इन क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड लिंक्स स्मूथली टू द न्यू टॉपिक, यानी कि प्रारंभिक भाग में अंतिम प्रश्न रोचक होना चाहिए ताकि जिज्ञासा उत्पन्न हो और नए विषय से सहज जुड़ाव हो, ठीक है। इसलिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज सिस्टमेटिकली इट इज कॉल्ड, खाली जगह लैंग्वेज। तो इस खाली जगह में क्या आएगा, तो यहाँ पे हिंदी से समझेंगे। जब एक बच्चा किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सीखता है तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं, सेकंड भाषा कहते हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप थोड़ी सी व्याख्या सहित से समझ सकते हैं। जैसे सिस्टमेटिकली लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज अदर देन मदर टंग इज कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि मातृभाषा के अलावा किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सीखना द्वितीय भाषा अधिगम कहलाता है। कौन सा, द्वितीय भाषा, यानी सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेडागोजिक एनालिसिस इज रिलेटेड विद, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण से संबंधित है। तो शैक्षणिक विश्लेषण से क्या संबंधित आपको बताना है कि पेडागोजिकल से रिलेटेड क्या है, ठीक है। रिलेटेड बताना है, संबंधित बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, यानी शैक्षणिक विश्लेषण संबंधित है किससे, अधिगम परिणाम से संबंधित है, यानी लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाली जगह में क्या आएगा, लर्निंग आउटकम्स आएगा, ठीक है। आप इनके नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स वगैरह परचेज कर लो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जिसकी व्याख्या समझ सकते हैं थोड़ी। पेडागोजिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कंटेंट टू आइडेंटिफाई एंड अचीव स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण में सामग्री को विभाजित करके विशिष्ट अधिगम परिणामों की पहचान और प्राप्ति की जाती है, ठीक है। ये खाली जगह जो हम भर रहे हैं वो इसमें थोड़ी सी आपको अच्छे से इनको समझते हुए भरना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नोट्स परचेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो पेयर वर्क इन क्लासरूम शो, यानी कक्षा में जोड़ी कार्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो कक्षा में जो जोड़ी कार्य दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, इंटरेक्शन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं आपको, विकल्प यानी कि इंटरेक्शन, टेंशन
और प्लेइंग, ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो राइट है वो आपको भरना है। तो यानी कि पेयर वर्क इन क्लासरूम, यानी कक्षा में जोड़ी कार्य क्या दर्शाता है, इंटरेक्शन दर्शाता है, इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया, ठीक है, यानी तनाव और खिलना तो दर्शाएगा नहीं। कक्षा में आप अपने साथी के साथ यानी वर्क कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको खिलना तो होगा नहीं, ना आपके अंदर तनाव होगा, क्या होगा, अंतःक्रिया होगी, ठीक है। इंटरेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पे आप थोड़ी सी व्याख्या सहित समझ सकते हैं इसमें कि पेयर वर्क इनकरेजेस एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स प्रोमोटिंग कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज यूज, यानी कि जोड़ी कार्य छात्रों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है और संप्रेषणीय भाषा उपयोग को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप इन्हें अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ आपसे नोट्स परचेस कर लो, नंबर नोट कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ज़्यादा नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जो हम आपको करा रहे हैं इंग्लिश वाले वो ले लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा समझने। वैसे तो सारी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्लास को लाइक करो, आप में से बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज खाली जगह अप्रोच, यानी कि पाठ्य योजना की पारंपरिक विधि उपागम है। तो पारंपरिक विधि बतानी है आपको ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हर्विटियन हो जाएगा, ठीक है। हर्विटियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्विटियन। कैसे, यहाँ पे आप इसकी व्याख्या से समझ सकते हैं। द हर्विटियन अप्रोच यानी बेस्ड ऑन जोहन फ्रीडरिच हर्वर्ट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग विद 5 फॉर्मल स्टेप्स, यानी कि हर्विटियन उपागम है वो जोहन फ्रेडरिक हर्वर्ट पर आधारित है। पाठ्य योजना की पारंपरिक विधि है जिसमें 5 औपचारिक पद होते हैं, ठीक है। आप इसे व्याख्या सहित आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को समझें, फिर उसके आंसर को समझने के लिए आप व्याख्या थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेटिंग स्केल इज ए ऑफ एवेल्यूएशन। रेटिंग स्केल इज ए खाली जगह ऑफ एवेल्यूएशन है। रेटिंग स्केल मूल्यांकन का एक क्या है ये आपको बताना है। तो क्या एक उपकरण है, क्या है उपकरण, तो इसका राइट आंसर टूल हो जाएगा, ठीक है। टूल यानी कि रेटिंग स्केल इज ए टूल ऑफ एवेल्यूएशन, यानी रेटिंग स्केल मूल्यांकन का क्या है, एक उपकरण है, ठीक है। उपकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकरण को इंग्लिश में बोलते हैं टूल, ठीक है। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या से आप समझ सकते हैं। ए रेटिंग स्केल इज ए measurement tool used in evaluation to assess performance और behavior on defined scale, यानी कि रेटिंग स्केल मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला एक मापन उपकरण है जो निर्धारित पैमाने पर प्रदर्शन व्यवहार का आकलन करता है, ठीक है। आपको स्वयं समझना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी वीक है तो थोड़ा आप अच्छे से समझें, इसे खुद पढ़ें, ठीक है। आप खुद भी पढ़े से समझें थोड़ा अच्छे से। तो ये कह रहा है व्हाट इज सिलेबल। अब एक वाक्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। व्हाट इज सिलेबल क्या है, सिलेबल अलग होता है, सिलेबस अलग होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, काफ़ी बच्चे इसे सिलेबस ना समझें। तो अक्षर क्या है, सिलेबल यानी कि अक्षर होता है, ठीक है, और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम होता है आपका विषय वस्तु। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वाक्य में आंसर देना है आपको। तो एक वाक्य में हम 2-3 लाइन में दे रहे हैं, 2 या 3 नंबर का पूछ सकते हैं आप। तो ए सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज दैट कंटेंस ए वोवेल साउंड्स एंड फॉर्म्स ए सिंगल यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी समझ सकते हैं, इसकी हिंदी समझेंगे। अक्षर यानी सिलेबल बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है और यह उच्चारण की एक अविभाजित इकाई बनती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, वाटर तो WA और TR वाटर, ठीक है, 2 सिलेबल हैं, 2 अक्षर इसमें वाटर में। और ब्यूटीफुल में व्यू और टी फुल 3 अक्षर हैं, ठीक है, 3 सिलेबल है, यानी सिलेबल यानी अक्षर। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से समझ सकते हैं। सिलेबल क्या है इसे आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ो, इंग्लिश भी समझो और हिंदी भी समझो। हिंदी की सहायता से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज
कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र क्या है, आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है। तो ए कॉन्सेप्ट मैप इज ए विजुअल ग्राफिक डायग्राम दैट शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज बाय कनेक्टिंग देम विद लेवल्ड लाइंस और एरोज। यानी कि यहाँ पे आप इसकी हिंदी सहायता से समझेंगे, जो अवधारणा मानचित्र है वो एक दृश्य आरेखी चित्र है जो विभिन्न अवधारणाओं या विचारों के बीच संबंधों का लेवल की गई रेखाओं या तीरों से जोड़कर दर्शाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मानचित्र अवधारणा मानचित्र मैप क्या है। आप पहले इंग्लिश को पढ़ें, इनको जो एक वाक्य वाले प्रश्न है आप इन्हें थोड़ा रफ में भी नोट करके आप ले सकते हैं और नोट्स परचेज कर लें, फिर आप इसे रफ कॉपी पेन की सहायता से अच्छे से लिखते हुए समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस। लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चन यानी निम्न स्तरीय प्रश्नों से आप क्या समझते हो। जो निम्न स्तरीय प्रश्न होते हैं लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चंस, उनसे आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखेंगे अच्छे से। लोअर ऑर्डर्स क्वेश्चंस आर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसेल मेमोराइजेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट रिक्वायर्स ओनली फैक्चुअल आंसर्स फ्रॉम द लर्नर corresponding to the lower levels Bloom's taxonomy knowledge and comprehension। यानी कि यहाँ पे हिंदी समझेंगे आप। निम्न स्तरीय प्रश्न वे सरल प्रश्न होते हैं जो स्मरण याद करने और बुनियादी समझ पर आधारित होते हैं और जिनके लिए केवल तथ्यात्मक उत्तर की आवश्यकता होती है। ये ब्लूम के वर्गीकरण के निम्न स्तर यानी ज्ञान और बोध से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। पहले आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को समझें, फिर उसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश हमने इसलिए दे रखी ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये सारे नोट्स PDF वगैरह मिल जाएंगे, तो नोट्स आप परचेस कर लें। मैं आपको फिर से नंबर दे रहा हूँ 72 40 28 72 81। जो भी बच्चा इंग्लिश से डर लगता है यानी इंग्लिश में कैसे पास होंगे, तो वो नोट्स परचेस कर ले। ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले ले। ठीक है, सारी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी लिखने वाले सब तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नोट्स में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर। व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, आपको बताना है। ठीक है, यानी क्रियात्मक व्याकरण क्या है, आपको बताना है फंक्शनल ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शनल ग्रामर क्या होती है। तो फंक्शनल ग्रामर इज द स्टडी ऑफ ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल कम्युनिकेशन वेयर लैंग्वेज रूल्स आर टॉट एंड लर्नड थ्रू देयर एक्चुअल यूज एंड फंक्शंस इन एवरीडे सिचुएशन रेदर देन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इसकी हिंदी देखेंगे। जो क्रियात्मक व्याकरण है वो व्याकरण का वास्तविक संचार के संदर्भ में अध्ययन है, जिसमें भाषा के नियमों को अलग अलग रूप से नहीं बल्कि दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उनके वास्तविक उपयोग और कार्य के माध्यम से सिखाया और सीखा जाता है। ठीक है, क्लियर। आप सारी इंग्लिश को हिंदी की सहायता से समझ सकते हैं। मुझे पता है आप सभी हिंदी मीडियम में, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। ठीक है, तो आप भी समझने की कोशिश करें, अच्छे से समझें। ठीक है, पहले इंग्लिश को पढ़ें फिर हिंदी को समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या है। एवल्यूएशन क्या है यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या है। डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो आंसर देखेंगे अब इसका। डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन इज ए टाइप ऑफ प्री असेसमेंट कंडक्टेड बिफोर टीचिंग टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग difficulties, gaps and weaknesses of students so that appropriate remedial teaching can be planned and implemented। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी समझेंगे। इंग्लिश को आप थोड़ा अच्छे से और पढ़ें। मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो आप हिंदी की सहायता ही समझें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का एक पूर्व आकलन है जो शिक्षण से पहले
छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों, कमियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, ताकि उचित उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई और लागू की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ESL मीन्स। ESL का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अर्ली स्कूल लैंग्वेज, अर्ली सेकेंड लैंग्वेज, अर्ली स्कूल लैंग्वेज और अर्ली सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि अर्ली स्कूल लैंग्वेज, अर्ली सेकेंड लैंग्वेज, दोनों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन देखें कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ESL का मतलब क्या होता है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ये विकल्प वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा कि ये कई जगह क्वेश्चन में क्या है, ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो आपको इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करना है। अगर ए होगा तो ए भी चूज़ करना है। ठीक है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण देखें। ESL स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इट रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू पीपल हुज ए नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश। ESL का पूर्ण रूप इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने संदर्भित करता है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच मेथड्स इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि किसी विधि को पारंपरिक विधि कहा जाता है। किस विधि को पारंपरिक विधि कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पारंपरिक विधि कौन सी विधि हो जाएगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ये व्याकरण अनुवाद विधि है जो कि पारंपरिक विधि है। ठीक है, अदर भी ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन अदर से कोई मतलब नहीं है, हमें राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, फोकसिंग और ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेज, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि भाषा शिक्षण की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है जो व्याकरण नियम और भाषाओं के बीच अनुवाद केंद्रित करती है। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश की सहायता से यानी हिंदी की सहायता से इंग्लिश को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है, तो आपको मल्टी लैंग्वेज समाज है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी समाज है। जो भारतीय समाज है वो कैसा है, बहुभाषी समाज है। ठीक है, यहाँ पे बहुभाषी समाज है, मल्टीलिंगुअल। ठीक है, यानी यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा स्पष्टीकरण से। यानी इंडियन सोसाइटी इज मल्टीलिंगुअल इन नेचर एज हंड्रेड्स लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय समाज प्रकृति में बहुभाषी है क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, इसलिए ये कैसा है, बहुभाषी देश है, मल्टीलिंगुअल है। यानी कि अपने भारत के अंदर हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राजस्थान में आप देखते हैं तो राजस्थानी बोली जाती है, हिंदी ब्रजभाषा, बहुत सारी भाषाएं। उत्तराखंड में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलंगाना में कन्नड़ भाषा, बहुत सारी भाषाएं अपने अपने राज्यों में बोली जाती हैं। तो इस वजह से ये अपना जो वो इंडिया है वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज वाला देश है। ठीक है, बहुभाषी देश है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए पेयर वर्क एक्टिविटी, यानी जोड़ी कार्य गतिविधि से कितने छात्र भाग लेते हैं। जोड़ी कार्य गतिविधि में कितने छात्र भाग लेते हैं, जोड़ी कार्य की बात हो रही तो इसमें 2 यानी कि 2 छात्र भाग लेते हैं। 2 यानी कि 2 लेते हैं, यानी कि जोड़ी कार्य 2 छात्रों से बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर स्पष्टीकरण से सहायता से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एज द नेम सजेस्ट पेयर वर्क इन्वॉल्व्स एक्सटेंटली 2 स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन ए टास्क एक्टिविटी, यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट है जोड़ी कार्य में ठीक 2 छात्र मिलकर किसी कार्य गतिविधि पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिसनिंग कंप्रेंसिव बी असेस्ड बाई, यानी कि श्रवण बोध का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। श्रवण बोध का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। तो फॉलोइंग ओरल
इंस्ट्रक्शंस यानी मौखिक निर्देशों का पालन करना होता है इसमें, ठीक है। श्रवण यानी कि बोलना, बोलने के लिए मौखिक, ठीक है। अच्छी हस्तलेख, निबंध, उत्तर स्वर में पढ़ना, ये तो नहीं आएगा लेकिन मौखिक वाला आएगा, ठीक है। आप इसमें बोल के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा इंग्लिश समझेंगे फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। लिसनिंग comprehension is best assessed by checking whether students can follow and respond correctly to oral instructions as it directly tests their ability to understand spoken language। यानी कि आप हिंदी की सहायता से इसे समझेंगे। श्रवण बोध का सबसे अच्छा मूल्यांकन यह जांच कर किया जाता है कि क्या छात्र मौखिक निर्देशों का सही ढंग से पालन कर सकते हैं, क्योंकि यह सीधे उनकी बोली जाने वाली भाषा को समझने की क्षमता की जांच करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान वाले देखें। 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन्स आर प्री रीडिंग, रीडिंग एंड। तो पठन पाठ के 3 चरण है, पूर्व पठन और आपको नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। पूर्व पठन एक पठन हो गया और नेक्स्ट पठन क्या होगा, पश्य पठन। यानी कि पहले फिर उसके बाद बीच वाला यानी कि प्रेजेंट, उसके बाद फिर बाद वाला फ्यूचर, ठीक है। 3 होते हैं, 3 चरण होते हैं। यहाँ पे व्याख्या सहित आप देख सकते हैं। द 3 स्टेप्स ऑफ ए रीडिंग लेसन आर प्री रीडिंग, रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, ठीक है। प्री रीडिंग, रीडिंग और पोस्ट रीडिंग, ये 3 होते हैं। यानी कि पूर्व पठन, पठन और पश्य पठन, यानी कि पहले पढ़ना और बाद में पढ़ना, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन दीज मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंग्लिश इज यूज्ड एज ए लैंग्वेज। यानी कि हमारे देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी भाषा के रूप उपयोग की जाती है। तो वो किस में की जाती है, लिंक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपर्क भाषा हो जाएगा, ठीक है। संपर्क यानी लिंक। लिंक कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे हिंदी की सहायता से समझना पड़ेगा। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज ए लिंक लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। यानी कि भारत के अधिकांश भागों में अंग्रेजी विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद के लिए संपर्क भाषा के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। संपर्क भाषा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। घरेलू में नहीं होगी, राज्य या क्षेत्र में नहीं होगी, ठीक है। लिंक के माध्यम से होगी। सारे क्वेश्चन को आप समझें जी, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। PYQ कंप्लीट करा रहे हैं हम आपके ऑब्जेक्टिव सारे PYQ, इनमें से आपके नए क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। नोट्स परचेज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स से ये फ़ायदा है, आप इन्हें अच्छे से कभी भी कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास देखने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको क्लास 1-2 बार देखनी, बाकी के बाद आप नोट्स परचेज करके नोट्स खरीद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81, ठीक है। आप नोट्स परचेज कर लो, सभी विषयों के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है। आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम है भाई, नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास को लाइक करो, लाइक नहीं किया है तो जिन स्टूडेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस देखने के लिए तो थॉट्स प्रोवाइकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट प्रोसेस, यानी कि विचार उत्तेजक प्रश्न, यानी थॉट्स प्रोवाइकिंग क्वेश्चंस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूछे जाते हैं। तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताना है। सोचने वाले पूछे जाते हैं, थिंकिंग चिंतन वाले, ठीक है। थिंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे आप यहाँ पे व्याख्या सहित समझेंगे। थॉट प्रोवाइकिंग क्वेश्चंस स्टिमुलेट हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड स्टूडेंट्स, यानी कि विचार उत्तेजक प्रश्न छात्रों में उच्च स्तरीय चिंतन और आलोचनात्मक तर्क को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो आप ये व्याख्या सहित आप समझ सकते हैं, जो भी ऑप्शनल वाले सब जो क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टीचिंग एंड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, शिक्षण और बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण किससे बहुत घनिष्ठ से संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। टीचिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, तो किससे, परीक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। टेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टिंग,
यहाँ पे आप इसकी व्याख्या समझेंगे। टीचिंग एंड टेस्टिंग आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज टेस्टिंग हेल्प्स एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण और परीक्षण घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं क्योंकि परीक्षण शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस खाली जगह में क्या आएगा, टीचिंग एंड टेस्टिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, टेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईयरली प्लान इज, कौन सा प्लान हो जाएगा, माइक्रो प्लान हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो यानी बृहद प्लान हो जाएगा, यानी वार्षिक योजना एक बृहद योजना है। ठीक है, बृहद कालांश योजना होगी, सूक्ष्म यानी कि छोटी क्लास वाली कालांश से, और पाक्षिक यानी परीक्षा वाली नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, बृहद होगी यानी बड़ी। ठीक है, मैक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ए ईयरली प्लान इज मैक्रो लेवल प्लान इज इट कवर्स देंस एंटायर ईयर्स टीचिंग वर्क इन ए ब्रॉड एंड कॉम्प्रेहेंसिव मैनर, यानी कि वार्षिक योजना एक बृहद स्तरीय योजना है क्योंकि यह पूरे वर्ष के शिक्षण कार्य को व्यापक और समग्र रूप से कवर करती है। ठीक है, तो आप सारे इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी की सहायता से समझेंगे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लैंग्वेज स्किल आर डेवलप्ड विद द हेल्प्स ऑफ रोल प्ले, यानी भूमिका निभाने की सहायता से कौन से भाषा कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, कौन सा भाषा कौशल विकसित होना है आपको बताना है, किससे, रोल प्ले से। ठीक है, रोल प्ले से कौन सी स्किल डेवलप होती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, रोल प्ले करने से यानी भूमिका निभाने से आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले प्राइमरली स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल आर डेवलप्ड एज स्टूडेंट एक्टिविटी कम्युनिकेट एंड इंटरेस्ट विद ईच अदर इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि आप यहाँ पे हिंदी की सहायता से समझेंगे कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट होती है। एक तो स्पीकिंग होती है और लिसनिंग यानी कि बोलना सुनना। ठीक है, तो भूमिका निभाने की सहायता से मुख्यतः बोलने और सुनने के कौशल विकसित होते हैं क्योंकि छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सक्रिय रूप से संवाद और अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों कौशल इसमें क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम विच क्लास इंग्लिश इज टॉट इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उसमें किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी लिख रखी है, इंग्लिश भी लिख रखी है, दोनों आप पढ़ेंगे। तो इन द गवर्नमेंट्स स्कूल्स ऑफ मध्य प्रदेश इंग्लिश इज टॉट फ्रॉम क्लास फर्स्ट ए सब्जेक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। ठीक है, कक्षा 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट एनी वन इम्पोर्टेंस ग्रुप वर्क इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा सीखने में समूह कार्य का एक कोई महत्व आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस लिखनी है वर्क किसकी, ग्रुप वर्क की। ठीक है, अंग्रेजी सीखने में। तो यहाँ पे देखें, ग्रुप वर्क प्रमोट्स एक्टिव इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एमोंग स्टूडेंट्स विच एनहेंस देयर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश, यानी कि समूह कार्य छात्रों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया और संवाद को बढ़ावा देता है जिससे अंग्रेजी में उनके बोलने और सुनने के कौशल में क्या आती है, वृद्धि आती है। ठीक है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाइक करो भाई, क्लास को लाइक नहीं करते हैं आप लोग यार, इतनी मेहनत से आपके लिए लेके आ रहे हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन हिंदी भी लेके आ रहे हैं साथ में, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। बताओ, लाइक करो और नोट्स परचेज करो भाई, अभी कम समय में आप इसे पढ़ सकते हैं। एक एक दिन का गैप भी मिल रहा है आपको हर एक पेपर में, तो आप आराम से नोट्स पढ़ सकते हैं सरल और इजी भाषा में। ठीक है, और इंग्लिश वाली जो क्लास हम करा चुके हैं कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में कैसे पास होंगे आप, तो वो क्लास आप ज़रूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, तभी आप पास हो पाएंगे। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो, नंबर नोट कर लो, जिनके पास नंबर नहीं है तो 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं और क्लासेस आप रेगुलर देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में और ज़्यादा ध्यान देना है आपको, जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी पेपर में। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE। तो CCE की आपको फुल फॉर्म बतानी, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होगी CCE की यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन है, यानी कि CCE की क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी सी इसे और हिंदी की सहायता से समझ सकते हैं आराम से। ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी कि CCE का पूर्ण नाम क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इंग्लिश में से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन कहते हैं। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्र के विकास के सभी पहलुओं को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट वन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चिंतन मनन का एक लाभ लिखिए, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपको क्या करना है, चिंतन मनन का एक लाभ लिखना है, ठीक है, चिंतन मनन का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन हेल्प्स टीचर्स टू क्रिटिकली एनालाइज देयर ऑन टीचिंग मेथड एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट देयरबाई मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, यानी कि आप हिंदी की सहायता से समझेंगे। जो चिंतन मनन शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में क्या करता है, सहायता करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ऑप्शनल वाले सब क्वेश्चन आ गए हैं जी, आवा सादा वाले, ठीक है। एन अप्रोच इज, तो एक उपागम होता है, तो एक उपागम क्या होता है, रेस्ट्रिकेटेड होता है, यानी प्रतिबंधित होता है, ठीक है। एक उपागम क्या होता है, रेस्ट्रिकेटेड होता है, यानी कि प्रतिबंधित होता है। कैसे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी की सहायता से। स्पष्टीकरण देखें, एन अप्रोच इज रेस्ट्रिकेटेड इन नेचर इज एज इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थ्योरेटिकल assumption and principles about language and language learning, यानी कि आप देख सकते हैं उपागम प्रकृति में प्रतिबंधित होता है क्योंकि यह भाषा और भाषा अधिगम के बारे में विशिष्ट सैद्धांतिक मान्यताओं और सिद्धांतों पर क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ग्रुप वर्क में, यानी कि समूह कार्य में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी कि समूह कार्य में यानी ग्रुप वर्क में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे मोर देन 2, यानी 2 से अधिक बच्चे ग्रुप वर्क में सर्टिफिकेट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, स्पष्टीकरण, यानी ग्रुप वर्क इन्वॉल्व्स मोर देन 2 स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर कोलैबोरेटिवली ऑन ए टास्क और एक्टिविटी, यानी समूह कार्य में 2 से अधिक छात्र मिलकर किसी कार्य या गतिविधि पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज, यानी कि प्रश्न पत्र का उपयोग एक के रूप में होता है, तो कैसे होता है, टूल के रूप में होता है, उपकरण के रूप में, ठीक है। प्रश्न पत्र का उपयोग टूल के रूप में होता है। क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड एज ए टूल, यानी उपकरण के रूप में होता है। कैसे, यहाँ पे आप स्पष्टीकरण देखेंगे, व्याख्या समझेंगे। व्याख्या में आपको इसलिए समझता हूँ क्योंकि आपके और भी बाकी जो पेपर है वो हिंदी में होंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये हिंदी समझते हैं तो हिंदी में ये हिंदी वाले जितने भी बाकी के जो पेपर है वो काम आएंगे, ठीक है, उसमें, इसलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। तो इसका आंसर देखेंगे, व्याख्या, ए क्वेश्चन प्रॉपर is used as tool of evaluation to measure and assess students knowledge understanding and learning outcomes, यानी कि प्रश्न पत्र मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है जो छात्रों के ज्ञान, समझ और अधिगम परिणामों को मापने और आकलन करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप्स ऑफ कंट्री इंडिया इज, भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत मल्टीलिंगुअल देश है। अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, भारत कैसा है, इंडिया कैसा देश है, हमारा कंट्री कैसी है, मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषीय, ठीक है।
इसकी व्याख्या हम समझा सके, क्योंकि भारत के बहुभाषी देश हैं जहां विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में सैकड़ों भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री वेयर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं इसे। ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, पहले भी, इस बार भी आएंगे। ठीक है, ESL का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, अभी कराए थे, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज अभी कराए थे, थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेल्प द टीचर्स टू प्लान द टीचिंग, यानी शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने में जो सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं? अधिगम परिणाम बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करता है ये आप यहाँ पे इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स हेल्प द टीचर्स टू प्लान टीचिंग सिस्टमेटिकली वाइड सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अधिगम परिणाम स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करके शिक्षक को शिक्षण की व्यवस्थित योजना बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आपको समझाने के लिए दे रखी है, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उनके लिए। यहाँ पे देखें खाली जगह, कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल, पेडागोजिकल टूल है तो रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले, खिलाड़ी होगा नहीं, पेचकस होगा नहीं, कलम होगा नहीं। ठीक है, रोल प्ले यानी भूमिका निभाना, इसका क्या हो जाएगा? पेडागोजिकल टूल हो जाएगा, एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में। शैक्षणिक यहाँ पे कैसे, इसका जो व्याख्या शायद समझेंगे। रोल प्ले इज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल दैट प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि भूमिका निभाना एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण है जो कक्षा से सक्रिय भागीदारी, संवाद और भाषा अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड टू टीच ए पार्टिकुलर, यानी कि पाठ्य योजना एक विशेष पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। तो क्या पढ़ाने के लिए? टॉपिक, यानी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो कई जगह लेसन भी दे रखा होगा, पाठ्य योजना यानी पाठ पढ़ाने को। लेसन प्लान की बात करें तो उसमें कई जगह लेसन भी दिया होता है। ठीक है, तो लेसन आएगा या टॉपिक आएगा। ठीक है, टॉपिक दे रखा है तो टॉपिक आएगा, क्योंकि एक पाठ्य योजना किस लिए तैयार की जाती है? एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए। अगर टॉपिक आंसर में नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप लेसन, उसमें लेसन दे रखा है तो आप लेसन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें जो लेसन नहीं दिया गया है, इसलिए हमने इसमें टॉपिक चूज़ किया है। यहाँ पे आप इसे व्याख्या सहित समझेंगे कि ए लेसन प्लान इज ए डिटेल्ड गाइड प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर टू टीच पार्टिकुलर टॉपिक इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि पाठ्य योजना एक विस्तृत मार्गदर्शिका है जो शिक्षक द्वारा किसी विशेष विषय वस्तु को व्यवस्थित और संगठित तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, पाठ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह, इज ए टेस्टिंग टूल, टेस्टिंग टूल क्या है आपको बताना, एक परीक्षण उपकरण क्या है? टेक्स्ट बुक है, कैरिकुलम है या ब्लैक बोर्ड है? तो इसमें टेस्टिंग टूल की बात हो रही है तो रेटिंग स्केल आएगा। ठीक है, रेटिंग स्केल टेस्टिंग टूल में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, यहाँ पे आप व्याख्या समझ सकते हैं। यानी ए रेटिंग स्केल इज ए टेस्टिंग टूल यूज्ड इन एवेल्यूएशन टू मेजर एंड रेट ए स्टूडेंट्स परफॉर्म्स बिहेवियर और स्किल ऑन ए डिफाइंड स्केल, यानी रेटिंग स्केल एक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन, व्यवहार और कौशल को एक निर्धारित पैमाने पर मापने और आंकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया देयर ए ग्रेट इन कल्चर्स, यानी भारत में संस्कृतियों में अत्यधिक है। तो क्या है? विविधता है। ठीक है, भारत की संस्कृतियों में अत्यधिक क्या है? विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी क्यों है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं व्याख्या से। इंडिया इज नोन फॉर इट्स ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी एज पीपल ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स लाइव्स टुगेदर्स, यानी कि भारत अपनी महान संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और
परंपराओं और रीति रिवाजों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। इसलिए कैसा है ये, डाइवर्सिटी है। भारत में जो संस्कृतियों में अत्यधिक क्या है, डाइवर्सिटी यानी विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी चिंतन शिक्षण से आप क्या समझते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में, ठीक है। आपको समझना है, इंग्लिश भी आपको समझनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए टीचर critically examines, evaluates his her own teaching practice, method and experience to identify strengths and weaknesses in order to improve future teaching, ठीक है। अब इसकी हिंदी समझेंगे। चिंतनशील शिक्षण, चिंतनशील शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रथाओं, विधियों और अनुभवों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण और मूल्यांकन करता है ताकि शक्तियों और कमजोरियों की पहचान कर भविष्य के शिक्षण को क्या कर सके, बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, पहले भी करा चुके हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, पहले भी आपको करा चुके हैं हम इसको, तो आप भी इसे यहाँ पे भी और समझ लें। डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन इज ए प्री असेसमेंट कंडक्टेड बिफोर टीचिंग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, गैप्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट एप्रिएट रिमेडियल टीचिंग कैन बी प्लान्ड, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी की सहायता से समझेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण से पहले किया जाने वाला एक पूर्व आकलन है जो छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों, कमियों और कमजोरियों की पहचान करता है ताकि उचित उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जा सके, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़े हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई, PYQ में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्कूल कैरिकुलम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री, यानी विद्यालय पाठचर्या के अनुसार हमारे देश में अंग्रेजी की क्या स्थिति आपको बतानी, ठीक है। अंग्रेजी की स्थिति बतानी है अपने देश में, तो इसका आंसर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्कूल कैरिकुलम इंग्लिश होल्ड्स द स्टेटस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो हमारे देश में जो अंग्रेजी की स्थिति है वो कैसी है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। इन आवर कंट्री एज थॉट एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल एंड यूज्ड एज लिंक लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल एंड एकेडमिक पर्पस, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी की सहायता से इसे और समझेंगे। विद्यालय पाठचर्या के अनुसार हमारे देश में अंग्रेजी विषय द्वितीय भाषा का दर्जा रखती है क्योंकि इसे प्राथमिक स्तर से एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आधिकारिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसे पहले अंग्रेजी को समझते हुए हिंदी की सहायता से आपको समझना है अंग्रेजी को, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो नोट्स आप ज़रूर परचेस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अच्छे से आपको समझना है नोट्स को, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अच्छे से तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, अपनी इच्छा अनुसार आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ए ग्रुप वर्क, समूह कार्य क्या है, तो ये पहले भी हम बता चुके हैं समूह कार्य क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे और समझ सकते हैं इसे। ग्रुप वर्क इज ए कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी इन विच मोर देन 2 स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन ए कॉमन टास्क फॉर और प्रॉब्लम शेयरिंग आइडियाज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ए अचीव एंड शेयर्ड लर्निंग गोल्स, यानी यहाँ पे आप समझेंगे हिंदी की सहायता से। समूह कार्य एक सहयोगात्मक अधिगम गतिविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक छात्र किसी सामान्य कार्य या समस्या पर मिलकर काम करते हैं, विचार और जिम्मेदारियां साझा करते हुए ये साझा अधिगम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़, तो पोस्ट रीडिंग के बारे में आपको बताना है।
पच्य पठन गतिविधियों के बारे में पोस्ट रीडिंग। ठीक है, रीडिंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक कौन सी होती है? प्री रीडिंग, एक आपकी रीडिंग और तीसरी आपकी पोस्ट रीडिंग। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं, आपको बताना है कि पोस्ट रीडिंग से आप क्या समझते हैं। तो पोस्ट रीडिंग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज आर टास्क एंड एक्सरसाइजेज कैरिड आउट आफ्टर रीडिंग ए टेक्स्ट सच एज कंप्रेंशन, क्वेश्चंस, डिस्कशन, समराइजिंग एंड वोकेबलरी वर्क एम्ड एट consolidating, understanding and extending learning by beyond the text। ठीक है, beyond the text थोड़ा इंग्लिश हमारी भी वीक है, थोड़ी सी आप इसे अच्छे समझें। इतनी बड़ी क्लास है, थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, हिंदी की सहायता से समझेंगे। पच्य पठन गतिविधियाँ वे कार्य और अभ्यास हैं जो किसी पाठ को पढ़ाने के बाद किए जाते हैं, जैसे बोध प्रश्न, चर्चा, सारांश, खेलन, लेखन और शब्द भंडार कार्य, जिनका उद्देश्य समझ को सुदृढ़ करना और पाठ से पूरे अधिगम को वास्तविक करना है। ठीक है, विस्तारित करना है। तो आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके अंग्रेजी को समझेंगे, फिर उसके हिंदी समझेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वैसे ये जो क्वेश्चन एक वाक्य वाले जी मैं इनकी क्लास पहले भी करा चुका हूँ, अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी तो इसमें से आप ये वाली क्लासेस जरूर पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव वाली है, जो ऑप्शनल वाले और रिक्त स्थान वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑप्शनल वाले हैं, बहुविकल्प वाले स्टार्ट हो रहे हैं अब। तो नोइंग एंड यूजिंग मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि 2 से अधिक भाषाओं को जानना और उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है? मल्टी लैंग्वेजिज्म कहलाता है। ठीक है, 2 भाषाओं से अधिक जानने या अधिक भाषाओं को जानना और उपयोग करना क्या कहलाता है? मल्टी लैंग्वेजिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी बहुभाषावाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फुल फॉर्म ESL इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, कई बार रिपीट हुआ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोशल लर्नर लर्न्स बेस्ट व्हेन द वर्क, यानी सामाजिक अधिगमकर्ता सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे काम करते हैं। किन में? इन ग्रुप, यानी समूह में काम करते हैं। ठीक है, द सोशल लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन द वर्क इन ग्रुप्स, यानी कि सामाजिक अधिगमकर्ता सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह हेल्प द टीचर्स टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में सहायता करते हैं। कौन करते हैं? द लर्निंग आउटकम्स करते हैं। कि ठीक है, कौन करते हैं? द लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अधिगम परिणाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए लेसन प्लान इज प्रिपेयर टू टीच, यानी पाठ्य योजना एक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। किसे? टॉपिक पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। तो इसमें क्या आएगा? टॉपिक आएगा। ठीक है, पाठ्य योजना किसे पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है? टॉपिक को पढ़ाने के लिए की जाती है, यानी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन में टॉपिक नहीं दिया हो, लेसन दिया हो, तो इसमें लेसन भी आएगा राइट आंसर में। ठीक है, पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया देयर इज ए ग्रेट इन कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि भारत में संस्कृतियों और भाषाओं में अत्यधिक है। क्या अत्यधिक है आपको बतानी है? डाइवर्सिटी बतानी है, यानी विविधता। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाली जगह कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल, यानी कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो क्या है? सॉन्ग्स इसमें आएगा। ठीक है, सॉन्ग इसमें आएगा कि शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग होता है। क्या? सॉन्ग किस में होता है? शैक्षणिक उपकरण के रूप में, शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है सॉन्ग। पेचकस होगा नहीं, कलम होगी नहीं, मेज होगी नहीं। ठीक है, अब कैसे यूज होता है यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या से समझ सकते हैं। यानी सॉन्ग्स आर हाईली इफेक्टिव पेडागोजिकल टूल्स फॉर डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड वोकेबलरी स्किल्स एंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि गीत भाषा अधिगम में श्रवण, वाचन और शब्द भंडार कौशल विकसित करने के लिए अत्यंत प्रभावी शैक्षणिक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द
सॉलिटरी लर्नर्स लर्न, यानी एकांकी अधिगमकर्ता सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? अलोन में सीखते हैं, अकेले में सीखते हैं। ठीक है, एकांकी अधिगमकर्ता होते हैं वो किस में सीखते हैं? अकेले में सीखते हैं। ना तो वो समूह में सीखते हैं, ना सुनते हैं और ना गृह कार्य में। ठीक है, अकेले, अलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न को समझा, उसके बाद अपने यहाँ आंसर निकल आता है। ठीक है, खाली जगह इज वन ऑफ द एवल्यूएशन टूल्स, मूल्यांकन के उपकरणों में से एक है। तो मूल्यांकन के उपकरण में यानी कि पाठ्य पुस्तक, रजिस्टर, कलम होगा नहीं, इसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा नहीं, अवलोकन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। कैसे? यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट एवेल्यूएशन टूल यूज्ड बाय टीचर्स टू असेस स्टूडेंट्स बिहेवियर, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम, यानी अवलोकन एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा में छात्रों के व्यवहार, भागीदारी और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई लाइक कर दो, आपने लाइक नहीं किया है क्लास को। और जो बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो नोट्स ले लो। नंबर नोट करें आप, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। नंबर नोट कर लें। ठीक है, 72 40 28 72 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, एनुअल प्लानिंग इज डन फॉर पार्टिकुलर, यानी कि वार्षिक योजना विशेष के लिए बनाई जाती है। तो किसके लिए? ईयर के लिए। जो वार्षिक योजना बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? ना तो मंथ के लिए बनाई जाती है, ना डे के लिए, ना वीक के लिए। तो वार्षिक योजना की बात चल रही है तो ईयर यानी वह एक वर्ष की बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एबीसी मेथड। तो एबीसी मेथड का दूसरा नाम आपको बताना है, क्या होगा दूसरा नाम? तो द अदर नेम ऑफ एबीसी मेथड इज द एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम मेथड इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए नाउन एज द स्ट्रक्चर अप्रोच सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि एबीसी विधि का दूसरा नाम गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम विधि है जिसे भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम या परिस्थितिजन्य उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? जो एबीसीडी मेथड विधि है, यानी एबीसीडी की फुल फॉर्म तो एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम मेथड हो जाएगा। लेकिन और इसे किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है और सिचुएशनल अप्रोचेस के नाम से भी जाना जाता है, अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेयर वर्क, जोड़ी कार्य क्या होता है ये आपको मैं पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, पेयर वर्क और भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे से समझा देता हूँ जल्दी। पेयर वर्क इज ए क्लासरूम एक्टिविटी इन विच एक्सटेंटली टू स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन ए टास्क प्रमोटिंग इंटरेक्शन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रैक्टिस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो जोड़ी कार्य एक कच्चा गतिविधि है जिसमें ठीक दो छात्र एक साथ किसी कार्य पर काम करते हैं जो उनके बीच अंतःक्रिया, सहयोग और संप्रेषणीय भाषा अभ्यास को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई रोल प्ले। तो व्हाट डू यू मीन बाई रोल प्ले यानी भूमिका निभाने से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, तो आप यहाँ पे इसे भी जल्दी से समझ सकते हैं। रोल प्ले इज कम्युनिकेटिव, आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आने वाली साल में। क्लासरूम एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन बाई असाइनिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स और रोल्स देयर बाई डेवलपिंग देयर स्पीकिंग, लिसनिंग एंड क्रिएटिव लैंग्वेज स्किल। तो यहाँ पे जी देखेंगे आप रोल प्ले के बारे में। भूमिका निभाना एक संप्रेषण कक्षा गतिविधि है जिसमें छात्र विभिन्न पात्रों या भूमिकाओं को ग्रहण करके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अभिनय करते हैं जिसके उनके बोलने, सुनने और सृजनात्मक भाषा कौशल का विकास होता है। ठीक है, आप इन्हें समझे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आने वाली साल में, तो आपको अच्छे से इनको समझते हुए पढ़ना है। व्हाट इज़ द यूनिट प्लान, इकाई योजना क्या है आपको बताना है। तो ये यूनिट प्लान इज ए डिटेल्ड स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शनल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर, ए टीचर फॉर टीचिंग ए कंप्लीट यूनिट और चैप्टर ऑफ द सिलेबस कवरिंग और रिलेटेड टॉपिक्स, एक्टिविटीज एंड एवल्यूएशन ओवर ए स्पेसिफिक
पीरियड ऑफ टाइम, फिर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसकी आप हिंदी समझ सकते हैं। इकाई योजना एक विस्तृत शैक्षणिक योजना है जो शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम की एक पूरी इकाई या अध्ययन पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है, जिसमें एक निश्चित समय अवधि, सभी संबंधित विषय वस्तु, गतिविधियां और मूल्यांकन शामिल होते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझें भाई। नोट्स पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं तो यही कहूँगा आपसे, आपकी बाकी मर्जी लोगों की। नोट्स लेना है तो आप नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। कम समय में आपको एक दिन का गैप मिल रहा है बीच में, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतन शिक्षण क्या है। यह भी आपको कराए थे, ठीक है, थोड़ी देर पहले कराए थे ये क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव कई बार करा चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आप इन्हें पढ़ें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन वाले क्वेश्चन और हिंदी भी आप समझें, नोट्स में मिल जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए। देखो अब यहाँ पे हम एक वाक्य वाले देखेंगे। द अल्फ़ाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए नाउन एज, यानी अंग्रेजी पढ़ाने की वर्णमाला विधि को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी पढ़ाने वाली जो वर्णमाला विधि है उसे किस नाम से जाना जाता है? ABC और स्पेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ABC या वर्तनी विधि यानी स्पेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्वेशन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस वेयर नो फॉर्मल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो अर्जन एक अचेतन है जिसमें कोई औपचारिक कच्चा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भाषा अर्जन द्वारा सीखी जाती है, ऐसा हो जाएगा। यानी कि आई लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू एक्वेशन से, यानी कि प्रथम भाषा अर्जन द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिएशन फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग इज एक्वायर्ड नेचुरली थ्रू एन अनकॉन्शियस प्रोसेस विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्रिएशन के अनुसार प्रथम भाषा यानी मातृभाषा औपचारिक निर्देश के बिना अचेतन प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप इन्हें नोट्स परचेज कर लोगे तो आप अपनी मर्जी के अनुसार अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्रोनिम्स CLT मीन्स, यानी कि संक्षिप्त रूप CLT का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो CLT का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संप्रेषण भाषा शिक्षण। ठीक है, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिव लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग इंक्लूड्स, यानी अंग्रेजी पठन के प्रकारों में शामिल है। क्या प्रकारों में शामिल? इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन पठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेस्टिंग एंड एक्यूपी एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि परीक्षण और शिक्षा की समग्र प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन रखता है? एवल्यूएशन यानी मूल्यांकन रखता है। ठीक है, मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाली जगह, हेल्प्स द टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में सहायता करता है या करती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स, यानी कि अधिगम परिणाम पहले भी आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, यानी कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री शामिल है। तो आप सब जानते हैं ऑडियो खाली ओनली
श्रव्य सामग्री है, श्यामपट्ट ओनली दृश्य सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड ओनली दृश्य सामग्री। लेकिन टेलीविज़न जो है यानी टीवी है वो दृश्य श्रव्य यानी इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी समझ सकते हैं। टीवी यानी कि टेलीविज़न इज एन ऑडियो विजुअल एड्स एज इट कॉम्बिनेस बोथ साउंड्स एंड पिक्चर्स मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है क्योंकि यह ध्वनि और चित्र दोनों को मिलाता है, जो इसे भाषा अधिगम के लिए क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स आर, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के मानदंड हैं। तो क्या है मानदंड? यूजफुल एंड इकोनॉमिकल, उपयोगी या और किफ़ायती, ठीक है, किफ़ायती। यूजफुल एंड इकोनॉमिकल, यूजफुल एंड इकोनॉमिकल यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाली जगह। स्केल इज टूल बाय विच समवन रेट्स द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन सर्टेन एरियाज अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट। यानी कि स्केल एक उपकरण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति की कुछ क्षेत्रों में गुणवत्ता का आकलन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेटिंग आएगी, ठीक है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल यहाँ पे आपको लिखनी है खाली जगह में, आपका पूरा वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्सुलेशन स्टेप इन लेसन प्लान मीन्स, यानी कि पाठ योजना में पुनरावृत्ति चरण का अर्थ आपको बताना है। तो पाठ योजना में जो पुनरावृत्ति होती है, रिवाइज, दोहराना, यानी कि मैं आपको यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ का पुनरावलोकन करना, यानी कि टू रिवाइज द लेसन, ठीक है। फिर को पाठ को फिर से दोबारा से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में उत्पादन कौशल की बात हो रही, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आंसर देखेंगे यहाँ पे, उत्पादन कौशल की बात हो रही है तो प्रोडक्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर स्पीकिंग एंड राइटिंग एज दे इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग लर्निंग लैंग्वेज आउटपुट बाय द लर्नर, ठीक है। अंग्रेजी की सहायता से समझें आप, इस हिंदी की सहायता से अंग्रेजी भाषा में उत्पादक कौशल बोलना यानी स्पीकिंग और लिखना यानी कि राइटिंग है, क्योंकि इनमें अधिगमकर्ता द्वारा भाषा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। स्पीकिंग यानी बोलना, आप बोलकर अपने किसी को समझाते हैं और लिखकर किसी को समझाते हैं, ठीक है। तो ये उत्पादक कौशल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्टिंग स्किल इन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा में ग्रहणशील कौशल। अभी हमने प्रोड्यूसिव की बात की थी, अब यहाँ पे रिसिप्टिव की बात हो रही है, आप रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं? रिसीव आप कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखें, रिसीव आप लिसनिंग यानी सुनकर करते हैं और रीडिंग यानी कि पढ़कर करते हैं, ठीक है। तो रिसिप्टिव स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज आर लिसनिंग एंड रीडिंग एज दे इन्वॉल्व रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इनपुट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट, ठीक है। आप इनका ध्यान रखेंगे, रिसिप्टिव और प्रोड्यूसिंग का, दोनों का, ठीक है। यहाँ पे हिंदी से समझाएंगे। अंग्रेजी भाषा में ग्रहणशील कौशल सुनना यानी कि लिसनिंग और पढ़ना यानी कि रीडिंग है, क्योंकि इनमें बिना कोई उत्पादन किए भाषा इनपुट को ग्रहण करना और समझना शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L1 एंड L2 एंड विच लैंग्वेज इज लर्न थ्रू एक्वेंशन, यानी कि L1 और L2 का क्या अर्थ है आपको बताना है। कौन सी भाषा अर्जन द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा अर्जन द्वारा सीखी जाती है?
तो L1 और L2 का क्या मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो पहले समझे जो L1 होती है उसका मतलब होता है फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा होती है उसे क्या बोलते हैं, L1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। और L2 का मतलब होता है आपका सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे पूरा पढ़ेंगे। L1 मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग, एंड L2 मीन्स यानी सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो L1 इज लर्न थ्रू एक्वेशन यानी कि ए नेचुरल अनकॉन्शियस प्रोसेस विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पे आप हिंदी से समझेंगे इसे। L1 का अर्थ है प्रथम भाषा यानी मातृभाषा और L2 का अर्थ है द्वितीय भाषा। L1 अर्जुन द्वारा सीखी जाती है, यह औपचारिक निर्देश के बिना एक स्वाभाविक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एवल्यूएशन एंड असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन यानी कि एवल्यूएशन और आकलन यानी असेसमेंट के बीच मूल अंतर आपको बताना है, ठीक है। मूल्यांकन और आकलन में आपको अंतर बताना है, तो यहाँ पे समझेंगे इसे। थोड़ा सा पहले इंग्लिश समझे, फिर उस इंग्लिश को हिंदी की सहायता से आपको समझना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ collecting data about students learning, whereas evaluation is the process of making judgments about the qualities and value of that learning based on the collected data यानी कि यहाँ पे आप समझेंगे आकलन छात्र अधिगम के बारे में डेटा एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एकत्रित डाटा के आधार पर उस अधिगम की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। आपको इंग्लिश को क्या करना है, हिंदी की सहायता से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनटू हाउ मैनी फॉर्म्स कैन ए लेटर बी डिवाइडेड, यानी पत्र को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। आपको समझना है कि जो पत्र होता है, लेटर होता है, उसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे, ए लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फॉर्म्स, यानी फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र, एंड अनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र, ठीक है। यानी पत्र को मुख्य दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो भी PYQ जो ऑब्जेक्टिव थे आपके 812 सब्जेक्ट के, ठीक है, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक, अब तक 2025 चल रहा है, तो 2025 तक आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव PYQ में पूछे गए हैं, 3 टाइप के पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए आपके ऑब्जेक्टिव, वो सारे हमने आज ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं इसमें। तो 3 टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कि 15 अंक के रहते हैं, ठीक है, 15 अंक के रहते हैं। 3 टाइप के रहते हैं, एक तो आपके आवाज़ सादा वाले रहते हैं, विकल्प वाले, ऑप्शन वाले, दूसरे आपके रिक्त स्थान वाले रहते हैं, और तीसरे आपके एक वाक्य वाले रहते हैं, ठीक है, 1 सेंटेंस वाले। तो आप कर सकते हैं, और आप अच्छी तैयारी के लिए आप ये नोट्स PDF ले सकते हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जितनी बार चाहो उतनी बार, क्लासेस देखने में थोड़ा टाइम भी लगता है और क्लासेस बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो नंबर नोट कर सकते हैं आप 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी आगे न्यू इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, ग्रुप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है। न्यू अपडेट्स के लिए, MP DLR रिलेटेड जानकारी के लिए, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलती रहेगी। तो आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।